नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग निरंतर यहाँ पर फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स की विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। अभी हम लोग जो पेपर डिस्कशन कर रहे हैं वह केरल पीएससी का 2020 का पेपर है। इस पेपर में 100 क्वेश्चन रखे थे उन्होंने। उन 100 प्रश्नों में से 70 प्रश्न फूड साइंस से रिलेटेड थे। एग्जैक्टली कहूँ 70 भी फूड साइंस से रिलेटेड नहीं है। लगभग 60 के आसपास प्रश्न फूड साइंस से रिलेटेड है ना। बाकी जो प्रश्न हैं उसमें से लगभग 30 प्रश्न जनरल नॉलेज के हैं और 10 प्रश्न ऐसे हैं जो जनरल नॉलेज के नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो सीआरपीसी और आईपीसी से हैं, जो कि हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं, उनके सिलेबस का हिस्सा रहा होगा। ठीक है। इस पेपर के 20 प्रश्नों की चर्चा हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। इस पेपर के प्रश्न क्रमांक 21 से चर्चा को आज हम आगे बढ़ाएंगे और प्रश्न क्रमांक 50 तक पहुंचेंगे। ठीक है। आप में से जो लोग भी फूड सेफ्टी ऑफिसर के इस एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे हैं और सीरियस हैं इस एग्ज़ाम को लेकर के, वह यदि चाहें तो जॉब्स वाला की तरफ से चलाई जा रही इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज के तहत हम लोग 7000 प्रश्न उपलब्ध करवा रहे हैं, टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज और फुल लेंथ टेस्ट के रूप में, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये जो पीवाईक्यू डिस्कशन है, यदि इस पीवाईक्यू डिस्कशन की आप पीडीएफ चाहते हैं ना, ये जो पीवाईक्यू डिस्कशन अभी तक चल रहा है, आज आप 40 से फर्स्ट क्लास देख रहे हैं ना, इसके पहले बहुत सारे पेपर डिस्कस हो चुके हैं। इनकी यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आपको इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना होगा। दरअसल इस टेस्ट सीरीज को जैसे ही आप ज्वाइन कर लेंगे वैसे ही आपको इस पीवाईक्यू की पीडीएफ भी क्या है वहीं पर देखने लग जाएगी, है ना। इन टेस्ट की जितने टेस्ट वहाँ पे अपलोड हो चुके हैं, अभी तक कितने टेस्ट अपलोड हो चुके हैं, 12 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं, मतलब कि 1200 क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है। तो अलॉन्ग विद दीज 1200 क्वेश्चन, उनका डिस्कशन फाइल आदि आदि आपको ये भी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको, ये जो पीवाईक्यू डिस्कशन का फाइल है। ठीक है। चलिए चालू करते हैं आज का हमारा डिस्कशन। सबसे पहला क्वेश्चन है कि द यूजुअल मेथड ऑफ द स्टनिंग कैटल इज बाय, है ना। ये क्वेश्चन दूसरी बार हम लगा रहे हैं। इस क्वेश्चन को हमने पहले भी शायद मणिपुर वगैरह में लगाया हुआ था, है ना, कि कैटल जो होती हैं, गाय होती हैं, इनको बेहोश करने के लिए, है ना, स्टनिंग क्या होता है। स्टनिंग का मतलब होता है कि गाय है ना, ये जो कोई भी जानवर यदि क्या किया जा रहा है, स्लॉटर हाउस में काटा जा रहा है, खाने के लिए काटा जा रहा है, तो उस पर किसी प्रकार का कोई कष्ट ना पहुंचे काटने के पहले। ठीक है। उसको किसी प्रकार का कोई दर्द का एहसास ना हो काटने के पहले, काटने के दौरान, है ना। हम इसके लिए क्या कर देते हैं, उसको बेहोश कर देते हैं। बेहोशी के लिए अलग अलग प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। जैसे कहीं CO2 सुंघा दिया जाता है, जैसे मुर्गी रहती है ना, तो मुर्गी को क्या कर दिया जाता है, CO2 की मात्रा बढ़ा दी जाती है, O2 की मात्रा कम कर दी जाती है। ठीक है। इसी प्रकार से बड़े जानवरों के लिए क्या मेथड उपयोग किया जाता है, जैसे गायों की बात करें तो वहां पे गायों के केस में क्या किया था, कैप्टिव बोल्ट पिस्टल का उपयोग किया था। किसका? कैप्टिव बोल्ट पिस्टल का। अब ये जो कैप्टिव बोल्ट पिस्टल होती है, दो प्रकार की होती है। एक पे होती है पेनेट्रेटिव, एक क्या होती है पेनेट्रेटिव, दूसरी क्या होती है नॉन पेनेट्रेटिव। ठीक है। दूसरी क्या होती है नॉन पेनेट्रेटिव। पेनेट्रेटिव का मतलब कि एक ऐसा हथौड़ा, एक ऐसी चीज भारी हथियार, है ना, जो उस जानवर के शरीर के अंदर जाएगा, सिर के अंदर जाएगा, सिर से अंदर जाएगा और वहां पे क्या करेगा, पूरे सीएनएस को डिस्टर्ब कर देगा और जानवर क्या हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। पेनेट्रेटिव अंदर जा करके। ठीक है। और नॉन पेनेट्रेटिव बाहर से क्या किया जाएगा, जोर का हथौड़ा मारा जाएगा और जानवर क्या हो जाएगा, तुरंत कुछ सेकंड के अंदर बेहोश हो जाएगा। ठीक है। तो कैप्टिव बोल्ट पिस्टल मेथड का उपयोग किया जाता है जानवरों को बेहोश करने के लिए। ठीक है। यह एक मैकेनिकल डिवाइस है। आप इतना लंबा मैकेनिकल डिवाइस जानने के बजाय हथौड़ा है, क्या है ये, हथौड़ा है, बात खत्म। ठीक है। इसी प्रकार से और भी मेथड होते हैं, जैसे ऑप्शन में भी दिए हुए थे, इलेक्ट्रिकल स्टनिंग हो गया, CO2 एनेस्थीसिया हो गया। ठीक है। तो इनको भी आप थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए, आपके सिलेबस का हिस्सा यूनिट 8 का है। ठीक है। चलो, विच विटामिन इज नॉट अवेलेबल इन एग, कौन सा विटामिन एग में उपलब्ध नहीं होता है। ठीक है। एग में जो विटामिन उपलब्ध नहीं हो कौन सा है, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है। कौन सा? एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट भी है, जो कि एक क्या है, एंटीऑक्सीडेंट भी है ना। वह किसी भी प्रकार से एग में नहीं मिलता है। तो इसके स्रोत क्या है, इसके स्रोत है सिट्रस फ्रूट्स, है ना। इसके स्रोत क्या है, प्राइमरली सबसे प्रमुख स्रोत क्या है इसका, सिट्रस फ्रूट्स इसके स्रोत हैं। वो सभी फ्रूट जो क्या है, सिट्रिक फ्लेवर के होते हैं, सिट्रस फ्लेवर के होते हैं। ठीक है।
इसमें जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, ये सब चीज़ें आपकी आती हैं, ठीक। और एग का कंपोजिशन आदि आदि बातें आपके यूनिट सिलेबस का, यूनिट 8 का हिस्सा सिलेबस में आपके, जरूर आप उसको पढ़ें, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ बातें दी हुई हैं। एक एवरेज जो एग होता है ना, एग होता है एक मीडियम साइज का, एवरेज साइज का, वह लगभग 70 किलो कैलोरी एनर्जी हमको क्या करता है, प्रोवाइड करता है, ठीक। अगला, अब मीट बॉर्न बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ना, मीट बॉर्न बैक्टीरियल इन्फेक्शन निम्नलिखित में से कौन सा है ना। तो मीट बॉर्न जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, वापस से इस चीज को जानने के पहले कि भाई सबसे पहले तुम ये जानो कि ऐसा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो मीट में ही सबसे ज्यादा प्रभाव छोड़ता है इनमें से, है ना। इनमें से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो मीट स्पॉइलेज के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी है। तो मीट स्पॉइलेज के लिए इनमें से सबसे ज्यादा उत्तरदायी हो कौन सा है, साल्मोनेला। कौन सा, साल्मोनेला स्पीसीज सबसे ज्यादा उत्तरदायी होती है। कौन सी, साल्मोनेला स्पीसीज सबसे ज्यादा उत्तरदायी होती है। अब साल्मोनेला क्या कॉज करता है, साल्मोनेलोसिस कॉज करता है। क्या कॉज करता है वो, साल्मोनेलोसिस कॉज करता है, ठीक है। तो साल्मोनेला की वजह से साल्मोनेलोसिस स्पीसीज, साल्मोनेलोसिस डिजीज होती है, और वही हमारा क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। यहाँ पर कुछ और भी वो दिए हुए हैं, बीमारियां दी हुई हैं जो मीट बॉर्न इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे लिस्टेरियोसिस, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस के कारण, ठीक है। ऐसे ही क्लॉस्ट्रीडियम पेप्रिजेंस की फूड पॉइजनिंग होती है, किसके कारण, क्लॉस्ट्रीडिया पेप्रिजेंस के ही कारण, ठीक है। वो भी अपने आप में क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ईस्ट है, ठीक है। तो ये जरूर आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रखें। अगला, अक्योर्ड मीट प्रोडक्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोडक्ट है जो कि क्योरिंग के माध्यम से बनाया जाता है ना, क्योरिंग की प्रक्रिया के माध्यम से बनाया जाता है। क्योरिंग की प्रक्रिया आपकी कहाँ मिलेगी, आपके यूनिट 8 के सिलेबस में मिलेगी। ये सब क्वेश्चन अभी यूनिट 8 के ही चल रहे हैं, ठीक है। हम पीवाईक्यू लगा रहे हैं, लेकिन सोचो पीवाईक्यू में भी आपके एक ही यूनिट से लगातार क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं किसी अलग स्टेट के पीवाईक्यू में, ठीक है, जो कि हमारे सिलेबस से भी मैच करता है, ठीक। अक्योर्ड मीट प्रोडक्ट निम्नलिखित में से कौन सा है। तो जो बीकन होता है, क्या होता है, बीकन जो होता है वो क्या होता है, क्योर्ड मीट प्रोडक्ट कैटेगरी में रखा जाता है। क्या रखा जाता है, ठीक है, क्योर्ड मीट प्रोडक्ट की कैटेगरी में रखा जाता है। इसी प्रकार से बीकन के प्रकार से क्या होता है, हैम भी होता है ना, हैम होता है, वो भी क्या है, क्योर्ड मीट कैटेगरी में रखा जाता है। तो हैम हो गया, बीकन हो गया, ठीक है, इनको आप ध्यान में रखेंगे, है ना। हैम है, बीकन है, सॉसेज है, कॉर्न बीफ है ना, इनको किसकी कैटेगरी में रखा जाता है, क्योर्ड मीट की कैटेगरी में रखा जाता है। अब वापस से जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या दे के रखा है, सॉसेज भी ऑप्शन में दे करके रखा हुआ है, लेकिन उनका, उनके तरफ से मानना क्या है, राइट आंसर बीकन है, ठीक है। वापस से इस चीज का कारण क्या होता है, देखो कई बार आयोग बहुत ज्यादा अड़ियल होते हैं, ठीक है, और उनको फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि राइट आंसर क्या है। उनको इस बात से फर्क पड़ता है कि हमें इसको सुधारना नहीं है, ठीक है। ये एमपीपीएससी आयोग भी हजारों बार इस बात को कर चुका है, सिविल सर्विसेज के एग्जाम में और अदर एग्जाम्स में। उनको पता है गलत है, लेकिन उनको फर्क ही नहीं पड़ता है कि गलत है ना, उनको मतलब है कि हमने आंसर दे दिया है, हम झुकेंगे नहीं भाई, है ना, झुकेगा नहीं, वो वाली कहानी आ जाती है, ठीक है। तो सॉसेज भी क्या है, क्योर्ड मीट प्रोडक्ट है, बीकन भी क्या है, क्योर्ड मीट प्रोडक्ट है, हैम भी क्या है, क्योर्ड मीट प्रोडक्ट है, लेकिन ऑप्शन में तुमने सॉसेज और बीकन दोनों दे दिया, आंसर में सिर्फ क्या मान रहे हो, बीकन मान रहे हो। ऑफिशियल आंसर की में आपको सिर्फ बीकन मिलेगा उनके, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, ऑफिशियल आंसर की उनकी वेबसाइट से आपको अभी भी मिल जाएगी, ठीक। तो ये ध्यान में रखना है आपको। तो हमने कहा कि भाई क्या क्या उसमें क्योर्ड मीट प्रोडक्ट में आया, तो हैम, बीकन, सॉसेजेस, है ना। उसमें सॉसेजेस में क्या एग्जांपल होते हैं, सलामी हो गया, पेपरोनी हो गया, इसके अलावा कॉर्न बीफ हो गया, ठीक है। तो ये होते हैं। अब क्योरिंग के लिए क्या यूज किया जाता है, क्योरिंग के लिए सबसे प्रमुख जो इंपॉर्टेंट मटेरियल हो क्या है, सॉल्ट है ना, सबसे ज्यादा क्या यूज किया जाता है, सॉल्ट। सॉल्ट दो तरीके से यूज कर सकते हैं, ड्राई मेथड से और वेट मेथड से। ड्राई मेथड का मतलब क्या होता है कि तुमने नमक लिया और एक हाथ में नमक लिया राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड में क्या पकड़ा, मांस का टुकड़ा पकड़ा, और नमक को क्या कर दिया, मांस के टुकड़े के ऊपर रगड़ दिया, ठीक है, ये हुआ। दूसरा तरीका क्या हुआ कि तुमने क्या किया, एक बड़ा बर्तन लिया, भगोना लिया, उसमें नमक को क्या कर दिया, घोल दिया, और नमक जब उसमें घुल गया तो तुमने अपने मांस को उसमें क्या कर दिया, डाल दिया, वेट मेथड हो गया, ठीक है। इसके अलावा क्या यूज करते हैं, नाइट्रेट के यूज करते हैं। दरअसल हम क्या यूज करते हैं, नाइट्रेट का यूज करते हैं, वो अल्टीमेटली किसमें कन्वर्ट होता है, नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है, क्योंकि इंपैक्ट कौन देगा, नाइट्राइट देगा। इसके अलावा कभी कभी शुगर, स्कॉर्बिक एसिड और स्मोकिंग मेथड का भी यूज किया जाता है, ठीक है। स्मोकिंग मेथड आजकल दरअसल फ्लेवर वगैरह के लिए करते हैं, बाकी स्मोकिंग मेथड बहुत एंशियंट मेथड है, जो हमारे पूर्वज थे, जब वो मांस भक्षण करते थे तब उनको ये सब प्रक्रियाएं नहीं पता थी, है ना, सॉल्ट, शुगर, ये सब वाली। तो स्मोकिंग सामान्य एक मेथड, आग लगाओ जानवर को उसके ऊपर रख दो, ठीक है, ये वाली। खैर,
द मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ द एग यूजिंग सोडियम सिलिकेट कौन सा है ना, तो सोडियम सिलिकेट का यूज करके एग प्रिजर्वेशन के लिए कौन सा मेथड अपनाया जाता है ना, सोडियम सिलिकेट का यूज करके जो एग प्रिजर्वेशन के लिए मेथड अपनाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, वाटर ग्लास मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम, वाटर ग्लास मेथड के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसमें सोडियम सिलिकेट का यूज किया जाता है। सोडियम सिलिकेट का ही नाम क्या होता है, वाटर ग्लास। सोडियम सिलिकेट का ही नाम क्या होता है, उपनाम क्या होता है, वाटर ग्लास। और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, वाटर ग्लासिंग। क्या बोल देते हैं, वाटर ग्लासिंग के नाम से जानते हैं या वाटर ग्लास मेथड के नाम से जानते हैं। ठीक है, वहां पे क्या होता है, एक एग के ऊपर क्या बन जाता है, एक सिलिकेट की फिल्म बन जाती है ना, वहां पे एग के ऊपर क्या बन जाता है, एक सिलिकेट की फिल्म बन जाती है, आवरण बन जाता है। उससे एग की जो सेल्फ लाइफ है, एग का जो जीवन काल है वो क्या हो जाता है, अपने आप एक्सटेंड हो जाता है ना, उसका जो जीवन काल है वो अपने आप क्या हो जाता है, एक्सटेंड हो जाता है। ठीक, ये ध्यान में रखना आपको। यहाँ पे कुछ और मेथड दिए हुए हैं, इन मेथड्स को भी आप ध्यान में रखें। लाइम वाटर ट्रीटमेंट है ना, ऑयल कोटिंग है ना, कौन सा ऑयल यूज करते हैं, पैराफिन ऑयल यूज करते हैं। इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी लगा चुके हैं किसी एग्जाम स्टेट के पेपर में, है ना। कोल्ड स्टोरेज कितने पे करते हैं, थर्मल ट्रीटमेंट कितने पे करते हैं, पिकलिंग अचार वाले जो प्रक्रिया उसको कितने पे करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए। चलो आगे आते हैं। The certified copies may be produced in proof of the contents of which document, है ना, कि भाई किस डॉक्यूमेंट के संबंध में आप क्या कर सकते हैं, सर्टिफाइड कॉपीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सर्टिफाइड कॉपीज जो भी आप प्रोड्यूस कर सकते हो, किसके संबंध में प्रोड्यूस करेंगे, पब्लिक डॉक्यूमेंट के संबंध में प्रोड्यूस करेंगे। ये आपके 9th यूनिट के टॉपिक में मिल जाएगा। ठीक है, रिकॉर्ड कीपिंग वगैरह जहाँ पे आपका 9th यूनिट में टॉपिक दिए हुए हैं वहाँ का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये सब कहाँ से निकल करके आता है, इंडियन एविडेंस एक्ट से निकल करके आता है, जो कि कब लाया गया था, 1872 में लाया गया था। इसके कहाँ पे लिखा हुआ है बात, सेक्शन 67 में लिखा हुआ है ना, धारा 77 में ये बात लिखी हुई है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, है ना। कहाँ पर लिखी हुई है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बात लिखी हुई है। ठीक, चलो। कंज्यूमर अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006, है ना, जो फसाई है उसके तहत कंज्यूमर कौन होता है, फसाई के हिसाब से बात करें तो उपभोक्ता कौन होता है ना। तो उपभोक्ता का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो भोजन खरीदे या भोजन प्राप्त करे। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए बाहर एक एफबीओ है, फूड बिजनेस ऑपरेटर बैठा हुआ है या फिर फूड बिजनेस लगा हुआ है, वहां से मैं जाकर के क्या करता हूँ, समोसा खरीदता हूँ, मैं उस समय क्या हो गया, कंज्यूमर हो गया। ठीक है, तो अ पर्सन एंड अ फैमिली हु परचेसेस एंड रिसीव्स द फूड आर कॉल्ड कंज्यूमर। कोई आवश्यक नहीं कि आप परचेस करें, कोई आवश्यक नहीं कि आप परचेस करें, आप बिना परचेस करे भी यदि भोजन प्राप्त कर रहे हैं कहीं से, तो उस स्थिति में भी आप कंज्यूमर कहलाएंगे। यही बात यहाँ पे लिखी हुई, रिसीव्स। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए आप कहीं भोजन बट रहा है, फोकट में बांटा जा रहा है, ठीक है, वहां से आप भोजन लेकर के आ गए और आपको क्या कोई कोई पॉइजनिंग हो गई, तो क्या आपने खरीदा नहीं है, तो उस केस में आपको कोई राहत नहीं मिलेगी, कंपनसेशन नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, वहां पे फूड को खरीदने से मतलब नहीं है, वहां पे फूड को प्राप्त करना, खरीदना कुछ भी शामिल हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, चलो अगला आता है, द हेड ऑफिस ऑफ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो है ना, कि भारत जो फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसका हेडक्वार्टर भारत में कहाँ पर है, तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दिल्ली में। यह बात हमको पहले से पता है। ठीक है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दिल्ली में, ये बात हम अच्छे से पहले से जानते हैं। ये जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अधिनियम वो कब लाया गया, 6 में बनाया गया। ये अथॉरिटी कब गठित की गई, 2008 में गठित की गई, है ना। ये अथॉरिटी कब गठित की गई, 2008 में गठित की गई। ये अधिनियम इन्फोर्स कब हुआ, ये अधिनियम तो इन्फोर्स हुआ 2011 में। क्यों, क्योंकि इसके रूल्स कब बनाए गए, रेगुलेशंस कब बनाए गए, 2011 में बनाए गए, 5 अगस्त 2011 से। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। इसके रीजनल ऑफिस कितने हैं, 4 हैं, है ना। इसके क्षेत्रीय कार्यालय कितने, 4 हैं। नॉर्थ का दिल्ली में, है ना, आपका इसका वेस्ट है ना, वेस्ट का मुंबई में, ईस्ट का कलकत्ता में, और साउथ का कहाँ पर है, चेन्नई में, मद्रास में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसका जो सीईओ होता है वो इसका नोडल ऑफिसर के तौर पे काम करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। जो चेयरपर्सन होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। वह भारत सरकार का सेक्रेटरी रैंक से कम का अधिकारी नहीं होना चाहिए, है ना। सेक्रेटरी या उससे ऊपर का, सचिव या उससे ऊपर के पद के अधिकारी होना चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये किसके तहत काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत काम करता है। इसका मंत्री कौन है वर्तमान में, जगत प्रकाश नड्डा है ना। इसके मंत्री कौन है, जगत प्रकाश नड्डा।
अब जैसा मैंने कहा कि इससे कुछ क्वेश्चन हमारे सिलेबस के बाहर जा रहे हैं ना, जैसे एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इन्होंने आईटी एक्ट और एविडेंस एक्ट के संबंध में कुछ बातें पूछी, वो हमारे काम का बिल्कुल नहीं, हमारे सिलेबस में है ही नहीं है ना। आईटी एक्ट जरूर तुम्हारे सिलेबस में है, लेकिन आईटी एक्ट कहाँ तुम्हारे सिलेबस में है? आईटी एक्ट तुम्हारे सिलेबस में कहाँ पर है? पार्ट ए में, पार्ट ए का यूनिट 9 में, पार्ट ए का यूनिट 9 में कंप्यूटर वाला जो यूनिट है, ठीक है, सॉरी यूनिट 9 नहीं भाई, यूनिट 5 में, ठीक है। यूनिट 5 में आपका जो कंप्यूटर वाला पोर्शन है अलॉन्ग विथ करंट अफेयर, वहां पे आपको क्या मिल जाएगा? आईटी एक्ट मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के लागू होने के कारण भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के किस प्रावधान को जोड़ा गया? ठीक है, देखो वापस से, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत जो कंप्यूटर है, डिजिटल वो है एविडेंसेस हैं, वो सभी तो एविडेंस माना जाएगा, है ना। डिजिटल डिवाइस है, कंप्यूटर है, हार्ड ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, ये सभी तो क्या है? एविडेंस है। तो भाई इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा? मान्यता देनी पड़ेगी। तो इसको हमको मान्यता कहाँ देनी पड़ेगी? इंडियन एविडेंस एक्ट में देनी पड़ेगी, वो 1872 में। तो जब इसको लाया गया तो इसमें भी संशोधन कर दिया गया। इसमें संशोधन कहाँ पे किया गया? 65A और 65B दोनों में किया गया था। 65A और 65B दोनों में संशोधन किया गया, ताकि हम क्या कर सकें? डिजिटल एविडेंसेस को भी क्या मान सकें? एविडेंस मान सकें, ठीक है। Okay. Who is responsible for the inspection of the food business, drawing and sending samples for the food analysis in एनालिसिस अंडर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006? ठीक है, कौन व्यक्ति उत्तरदायी है सैंपल लेने के लिए? कौन व्यक्ति उत्तरदायी है बिजनेस के इंस्पेक्शन के लिए? ठीक है, तो भाई जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, वही व्यक्ति उत्तरदायी है, फूड सेफ्टी ऑफिसर। क्या हायरार्की होती है? देखो स्टेट के अंदर एक क्या होता है? फूड कमिश्नर होता है। क्या होता है? फूड कमिश्नर। ये पूरे राज्य में क्या होता है? राज्य का मुखिया है ना, ये फूड सेफ्टी के मामले में पूरे राज्य का मुखिया है, ठीक है। एफएसएसएआई अथॉरिटी के तहत राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी कौन है? फूड कमिश्नर। इसके तहत क्या होता है? काम करते हैं डेजिग्नेट ऑफिसर। कौन काम करते हैं? डेजिग्नेट ऑफिसर। ये क्या होते हैं? जिले के प्रभारी होते हैं डेजिग्नेट ऑफिसर, ठीक है। और इनके नीचे काम कौन करता है? एफएसओ काम करता है। यह किसी एक जिले के अंदर एक छोटे क्षेत्र के मुखिया होते हैं ना। एफएसओ क्या होता है? यह, इसको जिम्मेदारी कौन अलॉट करेगा? डेजिग्नेट ऑफिसर। और इसको जिम्मेदारी कौन अलॉट करेगा? कमिश्नरेट, ठीक है। और डेजिग्नेट ऑफिसर जो एफएसओ को जिम्मेदारी अलॉट करता है, वो जिले के किसी एक क्षेत्र की जिम्मेदारी अलॉट कर देता है, ठीक है। कहाँ ये रहा, ठीक है, ये ध्यान में रखना आपको। ठीक, मेरे ख्याल से यहाँ तक की बात समझ में आई। ये सब कुछ कहाँ मिल जाएगा आपको? तो जैसे एफएसओ की अपॉइंटमेंट हो, कहाँ मिलता है? सेक्शन 37 में मिलता है ऑफ फूड सेफ्टी एक्ट। पूरा का पूरा यूनिट 10 में आपको जितने 101 सेक्शन दिए हुए हैं, कितने? 101 सेक्शन। कितने चैप्टर्स में? 12 चैप्टर्स में। कितने शेड्यूल दिए हुए हैं आपके? 2 शेड्यूल दिए हुए। सब आपको पता होना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान में रखना आप। खैर, यहाँ पे कुछ और फैक्ट दिए हुए, इनको भी आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पे कुछ और लाल पोर्शन है जो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, मैं इसको कंप्लीटली स्किप करूंगा, है ना। ये सीआरपीसी और आईपीसी से जुड़े हुए बहुत सारे यहाँ पे प्रोविजंस दिए हुए हैं। अब सीआरपीसी आईपीसी नहीं रहेगा तो क्या ही बात करें उस पर, ठीक है। खैर, एनी पर्सन हु मैन्युफैक्चर्स और सेल्स और डिस्ट्रीब्यूट एनी आर्टिकल ऑफ सब स्टैंडर्ड फूड फॉर कंजम्पशन इज लायबल टू द एक्सटेंट ऑफ। कोई भी व्यक्ति, कोई भी बिजनेस वाला, है ना, यदि क्या करता है? सब स्टैंडर्ड फूड को क्या करता है? बेचता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो उस पर क्या किया जाएगा? दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। वो दंडात्मक कार्यवाही कितनी होगी, है ना, तो उस पर जो दंडात्मक कार्यवाही की जाती है वो कितने रुपए तक की जा सकती है? तो सब स्टैंडर्ड फूड के मामले में जो दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है वो कितनी की जा सकती है? 5 लाख रुपए तक की। कितनी? 5 लाख रुपए तक, ठीक है, कि मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग ऑफ द सब स्टैंडर्ड फूड लायबल टू पनिशेबल विद दी 5 लाख रुपीज फाइन, है ना, कितने की? 5 लाख रुपीज फाइन, ठीक। यहाँ पे क्या दिया? सेक्शन 51 सेक्शन में बात मेंशन्ड है, ठीक है। कहाँ पे मेंशन्ड है? 51 सेक्शन में बात मेंशन्ड है। यहाँ पे पूरे सेक्शंस दिए हुए, यहाँ पे पूरे सेक्शंस दिए हुए हैं। कौन से सेक्शंस? जहां पर पनिशमेंट की बात की गई है ना, जहां पर क्या किया गया है? अपराध और उसके दंड की बात की गई है। पूरे सेक्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। जो सबसे हार्शेस्ट है ना, जो सबसे हार्शेस्ट, सबसे कठोर दंड वाला सेक्शन है वो कौन सा? सेक्शन 59 है। कौन सा? 59, जहां पर अनसेफ फूड के लिए क्या बात की गई है? आपको आपके दिए गए अनसेफ फूड से यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो आपको 7 साल तक की जेल होगी और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना। यहाँ पे बाकी सेक्शंस के भी आप अपराध दिए हुए हैं, जरूर याद रखें। बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे इसमें से बात करें, कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो उदाहरण के लिए एक जैसे यहाँ पे आ जाता है, शुरू से ही बात कर लेते हैं, है ना। जैसे मिस ब्रांडेड फूड बेचते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट है। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, है ना, तो एडल्ट्रेट
एडल्टेंट कुछ उसमें डाल रहे हो, अपने फूड प्रोडक्ट में डाल रहे हो, है ना, तो ये हमारे लिए काम का चीज हो जाता है। अनसेफ फूड वाला मैंने बता ही दिया था आपको, है ना, वो ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो ये हो गया। मान लो तुम सॉरी, है ना, कंपनीज कोई लाइसेंस अपराध कर रही तो उनके लिए क्या प्रोविजंस किया गया, तो ये जरूर थोड़ा सा आप ध्यान में रखें। अगला, फूड सेफ्टी अपीलेट ट्राइब्यूनल बनाया जाता है, तो फूड सेफ्टी अपीलेट ट्राइब्यूनल का कंपोजिशन क्या होता है? फूड सेफ्टी अपीलेट ट्राइब्यूनल किस लिए बनाए जाते हैं? जैसे समझो तुमने कोई अपराध किया, तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी, तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी तो फिर वो मामला कोर्ट में जाएगा। मामला कोर्ट में कौन सुनेगा? तो मामला कोर्ट में सबसे पहले किसके सामने सुना जाएगा? एजुकेटिंग ऑफिसर के सामने सुना जाएगा, जो कि सेक्शन 868 के तहत क्या किया जाता है? एस्टेब्लिश किया जाता है। कौन? एजुकेटिंग ऑफिसर, जो सेक्शन 68 से बनाया गया है। लेकिन तुमको एजुकेटिंग ऑफिसर के फैसले से क्या है, नाखुशी हुई है ना, मजा नहीं आया, तुमको लगा कि इसने क्या किया, मेरे साथ अन्याय किया, तो किसी के साथ पास तो अपील करोगे। तो तुम अपील कहां पे करोगे? फूड सेफ्टी अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास। फूड सेफ्टी अपीलेट ट्राइब्यूनल में मात्र एक सदस्य होता है। फूड सेफ्टी अपना ट्राइब्यूनल में मात्र एक सदस्य होता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा। ये जो एक व्यक्ति होता है, इसका ओहदा क्या होता है? या तो डिस्ट्रिक्ट जज होगा, या तो फिर क्या होगा, एक्स डिस्ट्रिक्ट जज होगा, पूर्व जिला न्यायाधीश होगा, ठीक है। ये ध्यान में रखना है आपको। अब आता है कि द डिफेंसेस विच मे बी अलाउड इन अ प्रोसिक्यूशन अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, है ना, कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट के मामले में कौन सी डिफेंस अलाउ, जो डिफेंसेस अलाउ की जाती है वो कहाँ पे मेंशन है? वो धारा 80 में मेंशन है। कहाँ पे? धारा 80 का नाम ही है डिफेंस। धारा 80 का नाम ही है डिफेंस उसका। यहां पर किसके लिए डिफेंस की बात की गई है? यहां पर जिसको अपराधी बनाया जा रहा है, दुकानदार, एफबीओ वाला, उसको डिफेंस की बात की गई है। उसके डिफेंस की यहाँ पे सुरक्षा की बात की गई है। उसको भी तो कुछ वो मिलनी चाहिए ना, सुरक्षा मिलनी चाहिए, वो भी तो अपना पक्ष कहीं पे रख सके। तो उसके डिफेंसेस की यहाँ पे बात की गई है सेक्शन 80 में, ठीक है। तो ये जरूर आप एक बार उसको पढ़ लें, ठीक। अगला, वेयर इन अ केस ऑफ सैंपल कंटेनर रिसीव्ड बाय द फूड एनालिसिस फाउंड टू बी इन अ ब्रोकन कंडीशन ही शैल, ठीक है, कि यदि खाद्य विश्लेषक को टूटा हुआ नमूना या कंटेनर प्राप्त होता है तो उसे क्या करना होगा? ठीक है, जब आप सेक्शन 46 निकालेंगे तो वहां पे दो प्रकार के दिन मेंशन है, कि जो एफएसओ होता है वो सैंपल कलेक्ट करेगा, उसको 4 पार्ट में डिवाइड करेगा। एक पार्ट किसको पहुंचा देगा? फूड एनालिस्ट को पहुंचा देगा। जिस दिन फूड एनालिस्ट को सैंपल रिसीव होगा, उस दिन से लेकर के 7 दिन के अंदर में क्या करेगा? फूड एनालिस्ट उस सैंपल को चेक करेगा, और उस सैंपल में यदि कोई खामी मिलती है, उस सैंपल में यदि कोई समस्या मिलती है, तो फूड एनालिस्ट क्या करेगा? 7 दिन के अंदर, आज सैंपल रिसीव हुआ है तो उससे 7 दिन के अंदर क्या करेगा? वह बताएगा कि आपके दिए गए सैंपल में ये खराबी है, तो उसको दूसरा सैंपल मिल जाएगा। कितने में? 7 दिन के अंदर रिसीव करेगा, 7 दिन के अंदर सूचित करेगा, तब उसको दूसरा सैंपल मिल जाएगा। तो इन्फॉर्म द कमिश्नर विद इन 7 डेज, है ना, इन्फॉर्म द कमिश्नर विद इन 7 डेज, ठीक है। एक, दूसरा कि इन्फॉर्म द डेजिग्नेट ऑफिसर विद इन 7 डेज, तीसरा कि इन्फॉर्म द डेजिग्नेट ऑफिसर विद इन रीजनेबल टाइम पीरियड ऑफ द टाइम, और चौथा कि इन्फॉर्म द कमिश्नर विथ रीजनेबल पीरियड ऑफ द टाइम। ये विथ रीजनेबल तो कोनो मतलब नहीं है। दूसरा कि डेजिग्नेट ऑफिसर को इन्फॉर्म करे कि कमिश्नर को इन्फॉर्म करे। अरे कमिश्नर को इन्फॉर्म क्यों करवाना है? तुमको सैंपल किसने दिया? तुमको सैंपल दिया डेजिग्नेट ऑफिसर ने, ठीक है। वापस से कि एफएसओ क्या करेगा? सैंपल करेगा, किसको दे देगा? डेजिग्नेट ऑफिसर को दे देगा। डेजिग्नेट ऑफिसर किसको पहुंचा देगा? फूड एनालिस्ट को पहुंचा देगा, है ना, किसको पहुंचाएगा? फूड एनालिस्ट को। तो ये किसको रिपोर्ट करेगा? डेजिग्नेट ऑफिसर को। तो व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज इन्फॉर्म द डेजिग्नेट ऑफिसर विद इन 7 डेज, ठीक है। और चलो कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो फिर सैंपल की जांच करो, और जांच करोगे तो रिसीव होने से 14 दिन के अंदर क्या कर दो? रिपोर्ट सबमिट कर दो, है ना। कितने? 14 दिन के अंदर क्या कर दो? रिपोर्ट सबमिट कर दो। और कितनी कॉपीज बनाओगे रिपोर्ट की? 4 कॉपी बनाओगे। और वापस से कि सैंपल दो तरीके से होता है, या तो जांच की गई थी, है ना, छापा मारा गया था, एफएसओ ने सैंपल कलेक्ट किया था, तो चूंकि 4 कॉपी बनाया था, है ना, 4 सैंपल की वो बनाया था उसने कॉपी, तो आपकी रिपोर्ट की भी कितनी रहेंगी कॉपी? 4 रहेंगी। लेकिन कई बार दुकानदार को खुद डाउट होता है मेरे फूड प्रोडक्ट में गड़बड़ है, तो दुकानदार भी अपना सैंपल भेज सकता है फूड एनालिस्ट के पास। लेकिन जब दुकानदार क्या करेगा? सैंपल भेजेगा, तब वो सिर्फ एक ही कॉपी बनाई जाएगी रिपोर्ट की, ठीक। अब मान लो तुम फूड बिजनेस ऑपरेटर हो, तुम्हारे यहाँ छापा पड़ा, तुमको लगा कि उसके बाद रिपोर्ट आई, तुमको लगा ये रिपोर्ट में गड़बड़ है, तुम क्या करोगे? अपील करोगे।
है ना। अपील किसको करोगे, डेजिग्नेट ऑफिसर को करोगे। तो डेजिग्नेट ऑफिसर फिर क्या करेगा, रेफरल जो फूड लेबोरेटरी होती है वहां पे अपनी सैंपल भेज देगा। रेफरल फूड जो लेबोरेटरी होती है उसको सैंपल भेज देगा, ठीक है। ये ध्यान में रखना है आपको। कितनी रेफरल फूड लेबोरेटरीज, 22। अगला, ये क्वेश्चन हमारे फिर काम का नहीं है, ठीक है। अगला, कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेशन टेक्निक द सेपरेशन इज बेस्ड ऑन दी नेट चार्ज ऑफ द मॉलिक्यूल, है ना। कि जो अणु के कुल आवेश के आधार पे पृथक्करण किस प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। तो अणु के कुल आवेश के आधार पे जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखना है आपको। यही सेम मेथड अपनाया जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस में, है ना। किसमें, यही सेम मेथड किसमें अपनाया जाता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी अपनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला, एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रायोज। ट्रायोज क्या है, मोनोसेक्राइड है। ट्रायोज क्या है, मोनोसेक्राइड। कौन सा, 3 कार्बन वाला। 3 कार्बन वाला जो मोनोसेक्राइड होता है वो 2 प्रकार का हो सकता है, या तो एल्डोज हो सकता है या कीटोज हो सकता है। वो जिसमें कीटोन ग्रुप प्रमुख होगा, वो जिसमें एल्डोन ग्रुप प्रमुख होगा। जिसमें एल्डोज जिसमें क्या होगा, एल्डिहाइड ग्रुप जो है प्रमुख होगा उसको हम क्या बोल देंगे, ग्लिसरल्डिहाइड बोल देंगे। हमारा राइट आंसर क्या है, ग्लिसरल्डिहाइड। जिसमें कीटोन ग्रुप प्रमुख होगा उसको हम क्या बोल देंगे, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, क्या बोल देंगे, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक है। कीटोज ग्रुप वाला। तो ये क्या है, ये यहाँ पे लिखा भी हो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। अब इसी प्रकार से ट्रायोज के प्रकार से ही टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज भी होते हैं, उनको भी थोड़ा ध्यान में रखिए, यूनिट 1 का हिस्सा है। अगला, एक्सोस्केलेटन ऑफ द इंसेक्ट्स काइटिन इज कंपोज्ड ऑफ। जो काइटिन होता है उसका जो बाह्य आवरण है वो किस चीज का बना होता है। काइटिन का बाह्य आवरण किस चीज का बना होता है, ठीक है। तो काइटिन का जो बाह्य आवरण है वो किससे बनता है, कार्बोहाइड्रेट से बनता है। किससे बनता है, कार्बोहाइड्रेट से। कौन से प्रकार का कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसैकेराइड्स। किससे, पॉलीसैकेराइड से बनता है। और इसमें भी राइट आंसर क्या है, तो एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन से बनता है। किससे बनता है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन से बनता है, ठीक है। तो जो अब क्वेश्चन वापस है, काइटिन की जो बाह्य आवरण है, काइटिन का जो सेल वॉल है वो किससे बनता है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन से बनता है। किससे बनता है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन से, जो किसका डेरिवेटिव है, ग्लूकोज का डेरिवेटिव। अभी तो बताया कि पॉलीसेक्राइड है, वो क्या है, पॉलीसेक्राइड है। बहुत सारी मल्टीपल यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज मिलकर क्या बनाती हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन बनाएंगी। यहाँ पे पॉलीसेक्राइड लिखा भी हुआ है, ठीक है। जिसमें कौन सी लिंकेज पाई जाती है, बीटा 1,4 लिंकेज पाई जाती है। कौन सी, बीटा 1,4 लिंकेज पाई जाती है, ठीक। ये आपको ध्यान में रखना है। चलो अगला आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द फॉलोइंग विच अमाइनो एसिड इज इमिनो एसिड। देखो अमाइनो एसिड कितने होते हैं, 20 होते हैं। कितने होते हैं, 20 होते हैं। एक क्या होता है, इमिनो एसिड होता है। एक क्या होता है, इमिनो एसिड होता है। उसको क्या बोलते हैं, प्रोलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोलीन बोलते हैं। मूल कारण क्या है, जो अमाइनो एसिड होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉर्मल जो चेन होती है, बड़ी चेनें होती हैं ना, उस पे पाए जाते हैं। जबकि इमिनो एसिड कैसा पाया जाता है, साइक्लिक चेन में पाया जाता है। कैसा, साइक्लिक स्ट्रक्चर रखता है। कैसा स्ट्रक्चर रखता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर रखता है। ये लिखा भी हुआ है ना, इमिनो एसिड इज यूनिक बिकॉज इट इज अल्फा अमाइनो ग्रुप इज अ पार्ट ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर। किसका, साइक्लिक स्ट्रक्चर का। साइक्लिक स्ट्रक्चर मतलब जहां पे रिंग पाई जाती है ना। तो ये ध्यान में रखना है आपको। यहां पर अमाइनो एसिड का एक कंप्लीट क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, ठीक है। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर कौन कैसे होंगे, एलिफैटिक, हाइड्रोक्सी कंटेनिंग, सल्फर कंटेनिंग। वापस क्वेश्चन आ गया, मान लो तुम निम्नलिखित में से कौन सा अमाइनो एसिड सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है। उस समय पता होना चाहिए सिस्टीन और मेथिओनिन में सल्फर कंपाउंड पाया जाता है, ठीक है। इमिनो यहाँ पे प्रोलीन हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। इसेंशियल, नॉन इसेंशियल, है ना, पोलैरिटी के आधार पे और फंक्शंस के आधार पे भी यहाँ पे वर्णन दिया हुआ है, ठीक है। इसको जरूर आप एक बार देखिए, आपके बहुत इंपॉर्टेंट काम का है, ठीक है। अगला, प्रोटीओलाइटिक एंजाइम ट्रिप्सिन हाइड्रोलाइजेस द पेप्टाइड बॉन्ड इन विच। जो प्रोटीओलाइटिक एंजाइम होता है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन क्या है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन करने वाला एंजाइम है। वह क्या करता है, पेप्टाइड बॉन्ड को हाइड्रोलाइज कर देता है। किस में, पेप्टाइड बॉन्ड को हाइड्रोलाइज करेगा, है ना, हाइड्रोलाइसिस कर देगा। तो हाइड्रोलाइज तो कर दिया, लेकिन उससे मिलेगा क्या मेरे को भाई, है ना। तो उससे मिलता क्या मेरे को, अमाइनो ग्रुप इज कंट्रीब्यूटेड इधर बाय लाइसिन और आर्जिनिन। क्या मिलेगा अल्टीमेटली, कि लाइसिन और आर्जिनिन मिलेगा, ठीक है। अमाइनो ग्रुप लाइसिन आर्जिनिन द्वारा क्या किया था, ये विघटन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ट्रिप्सिन हाइड्रोलाइजेस पेप्टाइड बॉन्ड, ये बात तो क्वेश्चन में लिखी हुई थी, ऑन द कार्बोक्सिलिक साइड ऑफ द बेसिक अमाइनो एसिड, ठीक है। ये बात हमने समझ ली। उससे क्या मिला हमको, लाइसिन मिला, और क्या मिला हमको, आर्जिनिन मिल गया, ठीक है। ये ध्यान में रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। ये कुछ बेसिक फैक्ट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीऑक्सीडेंट, कौन से इसमें से एंटीऑक्सीडेंट नहीं है? विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट, ई एंटीऑक्सीडेंट, कैरोटीनॉइड एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। विटामिन बी6, बायोटिन, कोई मतलब नहीं इस चीज का, ठीक है। सॉरी, बायोटिन बी7 होता है ना। जो बी6 है उसका इस प्रक्रिया से, एंटीऑक्सीडेंट की प्रक्रिया से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब जो एंटीऑक्सीडेंट रहते हैं सामान्यतः, है ना, जो फूड इंडस्ट्री में यूज होते हैं, उसमें क्या है? BHA है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल, BHT है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन, और TBHQ है ना, टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोक्विनोन, और प्रोपाइल गैलेट, है ना। ये सब क्या होते हैं? प्रमुख सिंथेटिक आपके एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। और नेचुरल में विटामिन सी, विटामिन ई, कैरोटीनॉइड्स, ये तो होते ही हैं, ठीक है। चलो अगला आता है कि आयोडीन नंबर ऑफ द फैटी एसिड डिनोट्स। देखो, जो फैटी एसिड्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, या तो सैचुरेटेड होगा या अनसैचुरेटेड होगा, ठीक है। अब समझो कोई सैचुरेटेड फैटी एसिड है, तो क्या वो किसी को अपने साथ जोड़ सकता है? नहीं जोड़ पाएगा, जगह ही नहीं है, सैचुरेटेड है, संतृप्त है वो। अनसैचुरेटेड, असंतृप्त है, खाली जगह है, वो किसी को भी अपने साथ जोड़ सकता है। तो यदि आयोडीन नंबर ज्यादा है, यदि आयोडीन नंबर ज्यादा है तो इसका मतलब कि उसका अनसैचुरेशन ज्यादा था। यदि आयोडीन नंबर कम है तो इसका मतलब कि उसका सैचुरेशन ज्यादा था या अनसैचुरेशन कम था, ठीक है। तो आयोडीन नंबर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू दी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, कि यदि आयोडीन नंबर ज्यादा है तो अनसैचुरेशन भी क्या था? ज्यादा था, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। कैसे निकालते हैं हम? तो आयोडीन वैल्यू कैसे निकालें? ग्राम ऑफ द आयोडीन, है ना, 1 ग्राम ऑफ द आयोडीन एब्जॉर्ब बाई 100 ग्राम ऑफ द फैट और ऑयल, कि 1 ग्राम आयोडीन को 100 ग्राम फैट में एब्जॉर्ब करने की प्रक्रिया के रूप में हम इसको मेजर करते हैं, ठीक है। जैसे सबसे जो ज्यादा आपको वो मिलेगा, आयोडीन नंबर मिलेगा, वो किसका मिलेगा? लिंसीड ऑयल का, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना, ठीक है। और सबसे कम किसका मिलेगा? कोकोनट ऑयल का मिलेगा, ठीक है। किसका? कोकोनट ऑयल का आपको आयोडीन नंबर मिलेगा, ठीक। इसी प्रकार से सैपोनिफिकेशन वैल्यू, एसिड वैल्यू, पेरोक्साइड वैल्यू, है ना, रिचर्ड मेसेल स्केल, ये सब क्या होते हैं? इनको जरूर पढ़ें। ये आपका कहाँ का हिस्सा है? यूनिट 1 का, जहां पे फैट दिया हुआ है, ठीक है। अगला 48, कोल्ड स्टेलाइजेशन मींस प्रिजर्वेशन ऑफ द फूड बाय, है ना। कोल्ड स्टेलाइजेशन का मतलब क्या होता है ना? कोल्ड स्टेलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया जहां पे आप तापमान का उपयोग नहीं करेंगे। यहाँ पे तापमान उपयोग हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है। राइट आंसर क्या है? रेडिएशन, ठीक। चलो अगला आता है, ये रेडिएशन कैसे देते हो? दो प्रकार से दे सकते हो, एक कोबाल्ट की मदद से, कोबाल्ट 60, दूसरा सीसियम की मदद से, सीसियम 137। ये दोनों क्या है? रेडियो एक्टिव कंपाउंड के तौर पे यूज किए जाते हैं। जो भी रेडिएशन आप देते हैं उस पर एक वैल्यू होती है, उस वैल्यू को हम क्या मानते हैं? यूनिट में मापते हैं। उस यूनिट को क्या कहते हैं? ग्रे कहते हैं। उस यूनिट को क्या कहा जाता है? ग्रे कहा जाता है, ठीक है। ये भी ध्यान में रखें। चलो अगला आता है, अब जो ग्रे रहता है उसकी डोज क्या होती है? ऑफिशियल फसाई के रेगुलेशन के हिसाब से बात करें, है ना, तो यदि लो डोज है इसका मतलब कितना है? 1 किलो ग्रे से कम रहेगा। मीडियम डोज 1 to 10 किलो ग्रे रहेगा। हाई डोज मोर देन 10 किलो ग्रे रहेगा, ठीक है। सेफ डोज क्या होती है? सेफ डोज लेस देन 10 किलो ग्रे। सेफ डोज क्या होती है? लेस देन 10 किलो ग्रे। In humans, the basal metabolic rate accounts for about how much percentage of the daily calorie expenditure. मनुष्य में बेसल मेटाबॉलिक रेट, दैनिक कैलोरी खर्च का कितना प्रतिशत माना जाता है? तो वो दैनिक कैलोरी खर्च का कितना माना जाता है? 60 से 75% माना जाता है। कितना? 60 से 75% माना जाता है। कई बार वो 70 भी किताबों में दर्ज रहता है, ठीक है। बट यहाँ पे हमारे को 60 से 70 चूंकि ऑप्शन में दिया हुआ था 75, तो 75 हम क्या करेंगे? राइट आंसर टिक करेंगे, ठीक है। तो बीएमआर कितना माना जाता है डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर का? 60 से 70%, है ना। और फिजिकल एक्टिविटी कितना माना जाता है? 20 से 30%, है ना। और थर्मिक इफेक्ट ऑफ द फूड कितना माना जाता है? 10% के आसपास उसका हिस्सा माना जाता है। आपके टोटल बॉडी में जो एनर्जी है उसका ये डिवीजन है, कौन कहाँ किस चीज के लिए यूज हो रही है, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन, द रेस्पिरेटरी क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ, है ना। इस क्वेश्चन को हम पहले भी लगा चुके हैं अलग तरीके से किसी पेपर में, शायद केरल पीएससी का ही पेपर था, 2023 का पेपर था जो मैंने पहले बहुत लगाया था, 7वीं 8वीं क्लास में लगाया था इसको हमने, है ना। खैर अभी के लिए कि रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है, कैसे उसको हम बताते हैं, है ना।
तो रिस्पायरेटरी क्वोशिएंट का बताने का मतलब होता है कि आपने CO2 है ना, आप सामान्य प्रक्रिया क्या होती है कि हम CO2 कंज्यूम कर रहे हैं, CO2 निकाल रहे हैं ना, तो इसको हम कैसे बताते हैं कि CO2 हमने कितना एलिमिनेट किया है ना, CO2 हमने कितना एलिमिनेट किया और O2 हमने कितना कंज्यूम किया। ठीक है, O2 हमने क्या किया, कितना कंज्यूम किया। तो कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन और ऑक्सीजन के ग्रहण का जो रेशियो निकाला जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिस्पायरेटरी क्वोशिएंट बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, हमने जो क्वेश्चन लगाया था पहले, तो हमने क्वेश्चन ये लगाया था कि फैट का जो वो होता है, रिस्पायरेटरी क्वोशिएंट होता है, वो कार्बोहाइड्रेट से कम होता है। क्यों, ये क्वेश्चन था एग्जैक्टली, मेरे को अच्छे से याद है। ठीक है, तो फैट का जो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट होता है वो कार्बोहाइड्रेट से कम होता है। उसका मूल कारण क्या है, मूल कारण है कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दी फैट। फैट में कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है, दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, और कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट कितना होता है, ऑफिशियल वैल्यू 1, फैट्स का 0.7, प्रोटीन्स का 0.8, मिक्स्ड डाइट यदि आप लेते हैं तो 0.8 के आसपास निकल करके आता है। ठीक है, तो ये आज का हमारा डिस्कशन था जिसमें हमने 50 नंबर के क्वेश्चन तक डिस्कस किए। अगली क्लास में हम इस केरल PSC के पेपर को पूरा डिस्कस कर लेंगे, है ना, इसमें जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम।